अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, आपको पता है टॉप स्टोरी क्या चल रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना कोई प्लान ए बी सी दिखाने के बाद एक नया प्लान जो सामने रखा वो IMF को लेटर लिखना था, जिसका ऐलान बैरिस्टर गौहर ने भी किया और अली ज़फ़र ने भी किया मुलाकात के बाद कि बानी PTI इमरान खान साहब ख़त लिखने जा रहे हैं। और बानी PTI ने आज जब अदालत में थे वो तो उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि ख़त मैंने लिख दिया। फिर बैरिस्टर गौहर ने भी बताया कि शाम तक वो सबके सामने आ जाएगा कि ख़त में उन्होंने क्या लिखा, लेकिन वो सामने नहीं आया। ख़त के हवाले से थोड़ा सा बैक फुट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती भला क्यों दिखाई दी? उसकी वजह ये हुई कि IMF की जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड हैं जूलिया कोज़ैक, उनसे जब प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवाल किया गया ना कि आप जो मुमकिन एक ख़त आ रहा है एक पार्टी लीडर की तरफ से पाकिस्तान से, इमरान खान साहब लिखने जा रहे हैं, अच्छा इस एफर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिला ये तो आप हमें बताएंगे, लेकिन आपने प्रेडिक्ट कल ही कर दिया था कि IMF का इस पर मुमकिन रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। आपने क्या कहा था वो शामिल करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो बिल्कुल किसी सूरत में भी पैसे नहीं रोकेंगे। आप हुकूमत जैसे ही बनाएंगे उसके 15 दिन के बाद जैसे वो लग जाएगा कि काबीना बन गई है तो आपकी अनाउंसमेंट होगी कि आप IMF को मिलने जा रहे हैं और आप जाएंगे। IMF आपको याद करेगी, आप जाएंगे, आपकी मीटिंग होगी, वहाँ वो आपसे यही सवाल पूछेंगे कि जी कितने स्टेबल हैं आप, ये क्या होगा, वो क्या, ये सारा दिखावे के लिए। ठीक है, ये सारा एक महीना ये काम चलेगा। अच्छा। अप्रैल तक इन्होंने ये फैसला करना है कि IMF ने देना है कि नहीं देना, और उस वक्त आखिरी वक्त पे जाके IMF एक माह इंतज़ार करेगी, 1-1.5 माह देखेगी क्या हालात हो रहे हैं यहाँ, और अगर ये स्टेबल हो गया तो IMF ये कहेगी ठीक है अब स्टेबिलिटी आ गई है, अब हम आपको और आपने अगले 2 महीने में जो इक़दामात लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं, कुछ सख्त फैसले करने हैं, वो आप करेंगे। ठीक है, ताकि दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल तकड़े हैं। अच्छा। और हम ये फैसले करेंगे, आप पैसे और दें और भी फैसले ऐसे करेंगे। तो ये इनकी तरफ से इंश्योरेंस होगी। अच्छा, गवर्नमेंट स्टेबल होगी, जितना मर्जी शोर शराबा हुआ वो फैसले करते जाएंगे। ठीक है, और उनके पास मेजॉरिटी होगी और वो पास करते जाएंगे। अच्छा। ये शोर पड़ता जाएगा, वो करते जाएंगे। ठीक है, मगर IMF इवेंचुअली आपको पैसे दे देगा। अच्छा, इस तरह से मोराल कम अज़ कम इस सिस्टम का बूस्ट हुआ। अब यहाँ पर ये सवाल है कि वो प्रेस ब्रीफिंग में उनके सामने सवाल आ गया तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया, लेकिन अब भी वो आमादा हैं ख़त लिखने पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एफर्ट से क्या मिला अगर IMF से ये जवाब है? देखिए, जो इस वक्त जो बैकलैश आई है इंडिपेंडेंट लोगों से भी कि ये खान साहब को ये नहीं करना चाहिए, मगर वो ज़िद्दी हैं, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, वो ख़त ज़रूर लिखेंगे। अब क्या ख़त में लिखते हैं, वही पूरा रोना धोना लिखेंगे कि ये हुआ वो हुआ, ये स्टेबल नहीं होगी, आप इनको मत दें, ये हम इनको नहीं चलने दें, वह इस किस्म की बातें होंगी। मगर जैसे मैंने आपसे कहा कि IMF ने इसके 2 पहलू थे। IMF ने एक पहलू के ऊपर पहले भी तबसरा किया था। वो बड़े खुश हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के साथ भी खुश थे और इस वक्त काकड़ साहब की गवर्नमेंट के साथ भी खुश हैं कि इन्होंने वो इक़दामात किए हैं जो वादा किया था। और शहबाज साहब, आपको याद है, बड़ी मुश्किल में से ये पेरिस गए थे, फिर वहाँ जाके उन्हें मनाया था और कहा था फिक्र ना करें, वील डू एवरीथिंग। तो द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट ईयर एंड हाफ ऑफ शहबाज साहब गवर्नमेंट एंड काकड़ साहब गवर्नमेंट इज़ गुड, और जो एश्योरेंसेस मिले हैं वो इन्होंने निभाए हैं। तो इसलिए IMF का यही कंसर्न है कि इकोनॉमी चलनी चाहिए। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि जी पॉलिटिकली क्या होता है क्या नहीं होता। और पिछले 16, 17, 18 महीने जो गुजरे हैं, दे बीन प्रीटी स्टेबल। हालांकि अदालतें में लोग घूमते रहे हैं, सब कुछ होता रहा है, बट स्टेबिलिटी फिर भी थी। सो आई थिंक वो ये तवक्को करते हैं कि स्टेबिलिटी फिर रहेगी और दे विल कम ऑन बोर्ड। तो इसलिए ये जो पिछले माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है। तो अब वही लोग वापस आ रहे हैं, शहबाज साहब और उनकी टीम वापस आ रही है। तो मेरा ख्याल है दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट दे फील के ठीक है, लेट्स गेट ऑन विद इट। अच्छा, ये बैरिस्टर गौहर ने भी फरमाया कि हम ये ख़त पहले भी लिख चुके हैं और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ हो। तो इमरान खान साहब का ये कहना कि अगर इस सिचुएशन में हमें कर्जा मिलता है तो हम वापस कैसे करेंगे अगर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, ख़त में वो क्या लिखेंगे जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ भी ना हो और उनकी बात भी वहाँ पहुँच जाए? अब भी लिखेंगे ख़त? नहीं, देखिए ना, ये जो खान साहब की जो सियासत रही है, जब वो इक़्तिदार में नहीं थे तो उस वक्त तो यही शोर डालते थे कि IMF के पास हमने नहीं जाना, हमने और कर्जे नहीं लेने। और सबसे ज़्यादा तनकीद यही करते थे नवाज शरीफ साहब की और पीपल्स पार्टी और PMLN गवर्नमेंट्स की कि आप लोगों ने कर्जे बहुत लिए हैं, कि जो भी डेवलपमेंट की है आपने कर्जे लेके की है, अपनी
इंटरनल रिसोर्सेज को आपने मोबिलाइज नहीं किया। वही टैक्स रेशियो टू जीडीपी वही रहा, 9-10%, इससे ऊपर नहीं बढ़ा, और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त कोई टोटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट जो है इट्स ह्यूज। इट्स जितनी आपकी सारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल डेट है इस वक्त। तो ये तो बड़ा ख़तरनाक किस्म की चीज़ है। और आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो हैं देर ओनली अबाउट 8 बिलियन। जहाँ तक ये डेट है ये कोई 271-280 बिलियन के करीब डॉलर्स आपकी एक्सटर्नल डेट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट। तो ये दिस इज़ अ ह्यूज थिंग। आप तो खान साहब आप एक तरफ से तो सही कहते थे कि और डेट नहीं लेनी चाहिए, मगर बात ये है कि खान साहब के ज़माने में भी जो डेट बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उनका ये था जी हमें डेट रीपेमेंट्स करनी पड़ी। तो जो पहले डेट ली हुई थी उसके हमने कर्जे देने थे, इसलिए हमें और भी कर्जा लेना पड़ा। मगर बात ये है कि 4 साल में खान साहब ने कुछ भी नहीं इकॉनमी के बारे में डेमोन्स्ट्रेट किया, कोई अच्छे इकदाम तो नहीं उठाए, और ना ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और सो इसलिए खान साहब किसी पोजीशन में नहीं है मईशत की बात करने के, और इसलिए उनकी जो भी खत होगा, जो भी बात करेंगे उसमें वजन नहीं होगा। और IMF कोई बेवकूफ़ लोग तो नहीं है, वो तो समझते हैं इस चीज़ को। हाँ, तो खान साहब ने तो प्राइवेटाइजेशन भी कोई नहीं की, और IMF का बहुत बड़ा एजेंडा है ये प्राइवेटाइजेशन का कि आप ये करें। सर्कुलर डेट नहीं रिडक्शन की, कुछ नहीं। तो खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड इज़ वेरी बैड। हाँ, शहबाज साहब ने और काकड़ साहब ने आके जो कुछ किया है कम से कम टाइट किया। अब उसमें वो आवाम तो नाराज़ हो गई, मगर IMF खुश है। और पैसे आपने IMF से लेने आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने ब्रीफिंग में ये सारे सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट्स बताए हैं, इस गवर्नमेंट के भी और लास्ट के भी। अच्छा, इमरान खान साहब के दौर में तो हालांकि कहा जाता था हफीज़ पाशा साहब और रज़ा बाकर साहब IMF के कहने पर ये पॉइंट किए गए, लेकिन फिर भी वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जैसी रिक्वायर्ड थी असद उमर साहब को रिप्लेस करने के बाद। अब यहाँ मगर आयशा तुम्हें याद है असद उमर साहब पहले आए तो उन्होंने कहा कि हमने IMF के पास नहीं जाना। फिर उनकी छुट्टी हो गई और किसी और एक साहब और आगे बैठा, हफीज़ शेख साहब आए थे जी, उसके बाद तो हफीज़ शेख साहब तो फिर उन्होंने कहा हमने जाना है। फिर उनकी छुट्टी हो गई तो शौकत तरीन साहब आ गए, आजमाए हुए लोग आए ना, वो आ गए। उन्होंने कहा जाना भी और नहीं भी जाना। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसा हरकत की कि वो आपको याद होगा जिसकी जिक्र हमने कल किया कि IMF को आप कहें कि मत दें, ये ना करें, वो ना करें। याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो खबरों की जीनत भी बन रहा है। आज सभी वही क्लिप्स चला रहे थे जिस पे आपने बात कर ली थी कल, और कॉल भी आपने कर ली थी। तो खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट गुड। बट इस तरह की हलचल पैदा करके खान साहब की सियासी स्पेस मजीद श्रिंक नहीं होगी? देखिए, स्पेस उनकी ऑलरेडी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और जितनी ये IMF प्रोग्राम को फॉलो करेंगे मजबूरी के तहत, उतनी इनकी पॉपुलैरिटी गिरेगी। इसमें तो अब शक ही कोई नहीं। हम तो कब से मैं ये कह रहा हूँ, मेरा तो मौक़िफ़ यही रहा है कि अगर IMF का प्रोग्राम करना है और करना है इन द नेशनल इंटरेस्ट, बिकॉज अब दाने मुग्गे ने जिसने भी मुकाए हैं सब ने मिल के मुकाए हैं ना। सिर्फ एक नून लीग ने नहीं, या पीपल्स पार्टी ने नहीं, या PTI ने नहीं, या एस्टैब्लिशमेंट में नहीं, या आपके सरमायादारों ने नहीं, सब ने मिल के दाने मुका दिए, खा पी गए सारे मिल के। अब आवाम के लिए कुछ नहीं रहा, तो अब कर्जे लेने पड़ रहे हैं, पुराने कर्जे देने के लिए। तो ये तो इसमें तो सब सारी जो हमारी रूलिंग जेंट्री है ना, रूलिंग क्लास इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसे अब ये इनको डंडा मिल रहा है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, कुछ करो जी। तो अब ये करने जा रहे हैं, तो अनपॉपुलर हो रहे हैं, इसीलिए नून लीग जो है वो नहीं जीत पाई, मेजॉरिटी नहीं मिली उनको। और आपने देखा आवाम ने किस गुस्से के साथ इनको हटा दिया रास्ते से कि जाओ जी। और आधे लोगों ने तो इसलिए वोट नहीं डाला बिकॉज उन्हें याद है पिछले 6 महीने में, साल में क्या हुआ है। हर बंदा गैस का और बिजली का बिल ले लेके फिरता है, ठीक है ना जी। तो वो तो बेचारे का घर नहीं चल रहा, वो कैसे माफ़ करेगा इनको जी। तो उनको नहीं फिक्र कि जी नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उन्हें यार हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। और ये पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट का सवाल खड़ा होता है। इसमें मैंने एक सवाल भी आज आया है, मैं उस पर कुछ तबसरा करूंगा कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्या होता है और नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। तो यहाँ तो ये इस किस्म की चीज़ चल रही है। तो अब इनको और 2 साल ऐसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए इनकी स्पेस तो दिन ब दिन कम होती जाएगी। ये तो विन विन हो गया ना इमरान खान साहब के लिए कि अगर आता भी है पैकेज तब भी वो पॉपुलर हो जाएंगे, और जो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ना दें आप, तब भी उनके लिए तो विन विन ही है ना, दोनों तरह से, दोनों तरफ बारे ने पैकेज आता है तो कंडीशंस के ऊपर आएगा, और कंडीशंस ये हैं कि जो गरीब लोगों के ऊपर और बोझ पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो तो बड़ा साफ हो गया। तो फिर खान साहब के लिए तो स्पेस बन गई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्पेस खान साहब उस वक्त इसको एक्सप्लॉइट कर सकेंगे अपने हक में, कि अगर तो अगले 1 साल 1.5 के अंदर इस हुकूमत की छुट्टी हो जाती है और नए इलेक्शंस किसी वजह से नहीं चल पाता, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और एस्टैब्लिशमेंट कहती है चलो जी जन्नत में जाए, फिर से इलेक्शन करा लो। तो अगर वो सूरत हाल होती है तो खान साहब
हाँ, ले जाहिर है, जाएंगे, हाँ। ले जाएंगे, जीत लूट जाएंगे। लेंगे हाँ, मेला। तो अगर ये लोग काट जाते हैं, ये मैंने यही 1-2 कहा कि फिर साल। अगले 3 साल 4 साल काट जाते हैं, तो फिर इनकी बचाव के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, चले, ये इस्टेब्लिशमेंट के नर्व्स भी चेक कर रहे थे इसके साथ कि उनका रिएक्शन मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट के नर्व्स तो बड़े स्ट्रांग हैं इस वक्त। उन्होंने टेंशन नहीं ली। अच्छा, ठीक है। वो तो चलिए। एज मैंने टोल्ड यू ना, प्लान बी लेके बैठे हुए हैं हाँ। कि अगर ये इफ दीज जॉनीज डोंट कोऑपरेट, या यू यस्टरडे टॉक्ड अबाउट। अगर ये ब्लडी सिविलियंस नहीं करते तो फिर देखा जाएगा। हाँ, तो गेम उनकी है, रूल्स बेशक ये तय करते रहें। अब जब रूल्स की बात हो रही है तो पंजाब असेंबली की बात, कल हमारे शो में ये बात हुई कि क्या हो सकता है, और ऐसे लग रहा था कि सिप्तैन खान साहब कोई मसला पैदा करेंगे। ख़बरें ऐसी आ रही थी कि खुसूसी वो जो रिजर्व सीट्स हैं उनको लेके वो कुछ क्रिएट करना चाह रहे सिचुएशन, लेकिन नहीं हुआ। हस्ब मामूल छोटी मोटी जो शोर शराबा है, हल्की फुल्की ढोलकी बजती रही, लेकिन इजलास हो गया। मरीम नवाज साहिबा ने भी हल्फ उठा लिया और वहाँ इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। किस हैसियत में ये आप बताएंगे, लेकिन जितने आराम से आज ये ट्रांजिशन हुई है, वो टेकिंग हुई है, ऐसी स्मूथ सेलिंग आगे भी कंटिन्यू रहेगी फॉर मरीम नवाज साहिबा? नो, व्हाई? ये एक दिखावा है जो आज हुआ। इसका मेन पर्पस ये था कि आज हमने डिसरप्शन नहीं करनी, क्योंकि आज हमने अपने लोगों को भी इलेक्ट करना है, ताकि अगर ये लोग, क्योंकि पीटीआई को पता है कि इन्होंने असेंबली तो चला लेनी है, तो अगर ये लोग ओथ नहीं लेते तो उन्होंने फिर बॉयकॉट करना पड़ता ना। तो अगर बॉयकॉट करते तो फिर उन्होंने तो बॉयकॉट नहीं करना था, उन्होंने धक्का लगा के अपने आप को ओथ दिलवा लेना था। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या बैकअप प्लान था, और उसके बाद फिर पीटीआई बाहर बैठी रहती जी, तो फिर तो वो उनके लिए कोई रुकावट ही नहीं होनी थी। अच्छा। इसलिए पहला कदम जो पीटीआई ने लिया है कि जी सारे पहुंचो, सारे ओथ ले लो, ताकि हम भी असेंबली में बैठ जाएं, ताकि अगर ये कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें तो कम से कम शोर शराबा करने रेजिस्ट के कर लिए सकें, हम अपनी प्रेजेंस अब दिखा सवाल सकें। ये है कि कल क्या होगा, यही सवाल है। जी, बिल्कुल। आप समझते हैं या लोग समझते हैं कि स्मूथ सेलिंग हो जाएगी अब। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि इतनी स्मूथ सेलिंग शायद ना हो। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे लगता है पीटीआई के ट्रैक रिकॉर्ड से कि स्मूथ सेलिंग शायद ना हो। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या स्पीकर साहब जो है वो क्या कर सकते हैं, कैसे स्मूथ सेलिंग ना हो। कैसे? एक तो ये है कि वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के, कोई ना कोई हंगामा करवा के, एक्सक्यूज़ करवा के, और वो प्रोक कर दें, मुलतवी कर दें असेंबली का सेशन। ठीक है। अगर वो मुलतवी कर देते हैं तो स्पीकर के, अगर स्पीकर नहीं होगा कोई, तो अगला स्पीकर कैसे इलेक्ट होगा, ये सवाल खड़ा होता है। ठीक है, तो और वो उठ के चले जाएं। डिप्टी स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो इसको फिर कौन कंटिन्यू करेगा इस चीज़ को। तो अब कुछ लोगों का ये कहना था कि उस सूरत में किसी भी एक मेंबर नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के किसी भी एक मेंबर को मुंतखब किया जा सकता है कि आप जाएं और बैठें और बाकी लोगों को ओथ जो है, जो इलेक्शन होनी है स्पीकर की, वो करवा दें और डिप्टी। तो उसमें आपने और मैंने आज बैठ के देखा ना अभी कि कानून क्या कहते हैं। बिल्कुल, पंजाब असेंबली की वेबसाइट पंजाब पे सारे असेंबली के rules कानून ये कहते हैं, और ये मैंने अभी सुना नहीं किसी से। कोई लोग कह रहे हैं जी कि वो डिप्टी स्पीकर करेगा, कोई कहता है डिप्टी स्पीकर होता ही नहीं है, कोई कहता है कि कोई भी उठ के कर ले, ये वो ऐसे नहीं होता। होता ये है कि इस किस्म की सूरत में जबकि स्पीकर ना हो तो फिर गवर्नर साहब जो हैं वो एक किसी मेंबर ऑफ द असेंबली को मुंतखब करते हैं कि आप जाएं, टेम्पररी स्पीकर की सीट पे बैठें और आप इलेक्शन करवा दें। तो फिर अगर ये स्पीकर साहब जो हैं इस वक्त ही उठ के चले जाते हैं या प्रो कर देते हैं, तो वो उसी वक्त गवर्नर साहब का ऑर्डर तैयार होगा कि वो किसी और को बुलाएंगे और कहेंगे आप आ जाएं, और वो आके बैठ जाएंगे और वो असेंबली की कार्रवाई को पूरा करेंगे, पूरा करके और स्पीकर की इलेक्शन करवा देंगे। ये रुकना नहीं है काम, ठीक है, ये बिल्कुल होगा। इसीलिए, और पीटीआई को भी पता है, वो गन डालने की कोशिश करेंगे, मगर इसीलिए उन्होंने अपने लोग इलेक्ट करवा लिए, ओथ दिलवा लिए उनसे, ताकि वो असेंबली में रहे। मगर इरादा यही है कि किसी न किसी तरीके के साथ डिसरप्शन की जाए, तो शोर शराबा जरूर होगा कल, लेकिन कंटिन्यू रहेगा ये। अच्छा, इसमें जब आप बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मूड की, ये मरीम नवाज साहिबा के लिए पहला एक मुश्किल टास्क है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का, और बतौर खातून वज़ीर आला ये भी उनका एजाज़ है कि एक पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। बीबी तो वज़ीर आज़म के ओहदे पे थी, बीबी शहीद। क्या मरीम नवाज साहिबा अपोजिशन को इंगेज कर पाएंगी? ऑपोजिशन को तो इंगेज करना इतना आसान नहीं है। ऑपोजिशन तो इंगेज होना नहीं चाहती। अगर ऑपोजिशन इंगेज होना चाहे तो इंगेज हो जाते हैं,
मगर वो तो ये होता है ना कि ऑपोजिशन इज़ अ लॉयल ऑपोजिशन, वो चाहेगी कि मामला चले, मगर ये ऑपोजिशन तो नहीं चाहेगी ना मामला चले, ये तो डिसरप्ट करेगी। अच्छा। हर स्टेज के ऊपर ये अदालतों में घूमेगी, हर स्टेज के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिसरप्शन करेगी। सिर्फ यही नहीं, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि उनका तो इरादा ये है कि इनको चलने नहीं देना। अगर ये ना चल पाए तो फिर IMF भी भाग जाएगी, फिर और भी क्राइसिस हो जाएगी, फिर एस्टेब्लिशमेंट को कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा, और जो भी वो प्लान बनाएंगे वो फिर सबके साथ एक ही किस्म का सलूक होगा, सिर्फ PTI के साथ नहीं, सबके साथ एक ही सलूक होगा। तो PTI समझती है वो उनके फ़ायदे की बात है कि इनको नॉकआउट कर दिया जाए, हम तो पहले ही नॉकआउट हैं, तो फिर जब वक्त आएगा तो फिर हमारा वक्त आएगा, इनका तो नहीं आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर, पॉलिटिकली टैक्टिकली स्पीकिंग, यही तवक्को की जा सकती है कि PTI नहीं चलने देगी, और वो पूरी कोशिश करेंगे धमकी कि वो धक्के लगाएं, जो भी मर्जी करें, और हर स्टेज पे PTI चैलेंज करेगी अदालतों के अंदर, हर स्टेज अच्छा पे। अच्छा, ये जो आज के हमने इजलास के मनासिर देखे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा मरियम नवाज़ के हमरा थी, पहले वो वफाक में खिदमात सर अंजाम देती रहीं, अब वो पंजाब में आ गई हैं। मरियम नवाज़ साहिबा के अलावा जितने बड़े लीडर्स हैं, सीनियर लीडरशिप है, उनको कहा गया है कि आप प्रोविंशियल छोड़ के सेंटर में आ जाओ, उनमें हमज़ा शहबाज साहब भी शामिल हैं। मलिक अहमद ख़ान साहब प्रपोज, उनका नाम रखा गया है वो स्पीकर पंजाब असम्बली। कैसा लग रहा है आपको इब्तिदा में, टीम अप कैसे करेंगी मरियम नवाज़ साहिबा? देखिए, मैंने अभी कहा कि काफ़ी शोर शराबा होगा। आपने पूछा कि मफाहमत का कुछ चांसेस हैं, एंगेजमेंट के चांसेस हैं, मैंने कहा मुश्किल है। इसी वजह से जो स्पीकर की सिलेक्शन है जी, मलिक साहब जो हैं, मलिक साहब की शोहरत दो किस्म की है। एक ये कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े करीबी तल्लुकात हैं, जी जी, ये तो बड़े मशहूर रहे वाक़यात इस तरह के, वो डिग्गी कार और दूसरा ये है कि ये इतने इमोशनल नहीं है, ये इनकी काबिलियत है कि ये बात लोगों से करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, वेरी सॉफ्ट सुनते हैं। स्पोकन। यस, तो एज अ स्पीकर दिस इज़ अ गुड क्वालिटी। एक ये कि इस्टेब्लिशमेंट के जो एडवाइस है वो इनके पास सारा वक्त होगी जी, और जबकि इनको ज़रूरत पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये इस्टेब्लिशमेंट से कह सकते हैं कि ज़रा बंदे भेज दो। जी जी, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? गैबी मदद। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस, और सीनियर है और पंजाब में पहले भी रहे हैं वो। दूसरी चीज़ ये है कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी बड़े करीब हैं, शहबाज साहब के भी बड़े करीब हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस, उधर शहबाज साहब होंगे, इधर ये होंगे, तो सिर्फ मरियम को सिर्फ PTI का ख्याल नहीं करना पड़ेगा, शहबाज साहब का भी ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स एडमिट इट कि आपस के तल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे ना पहले मरियम के और शहबाज साहब के। अच्छा। शहबाज साहब की तो ये ख्वाहिश थी कि अगर मरियम ने कुछ करना भी है तो सेंटर में आ जाए और कोई मिनिस्ट्री ले ले। वो तो चाहते थे कि हमजा को पंजाब में रखा जाए, और अब मियाँ साहब ने ये इंसिस्ट किया है कि अगर मैं नहीं हूँ उधर तो फिर मरियम को ये सीट दें, और इसमें मनाना भी पड़ा लोगों को कि ये करना चाहिए। तो हमजा तो अब इस असेंबली में हमजा नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर हमजा बैठते हैं एक्स चीफ मिनिस्टर और उधर से मरियम बैठी हुई है, तो हमजा का क्या रोल होगा? सेकंड इन कमांड तो वो हो नहीं सकते, हाँ। तो अपने वालिद के सेकंड इन कमांड हो सकते हैं, बिल्कुल, मगर मरियम के सेकंड इन कमांड नहीं हो सकते। तो इसलिए फिर उनको कहा गया कि आप प्रोविंशियल छोड़ें। उस वक्त तक इन्होंने रखी जब तक ये फैसला नहीं हुआ, तो आप छोड़ें और आप इस्लामाबाद में आ जाएं, वहाँ इनको अकोमोडेट कर लिया जाएगा। ठीक। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। क्या अकोमोडेट किया जा सकता है वैसे? हल्का ये तो अब शहबाज साहब पे डिपेंड करता है कि वो क्या अपने बेटे को, आपको एक्सपर्टीज नहीं, कहीं ना कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, और ये ज़रूरी नहीं है कि फौरी तौर पे हो। अच्छा, हो सकता है थोड़ी देर के बाद हो, मगर अकोमोडेशन तो होगी हमजा, क्योंकि शहबाज साहब भी यही चाहते हैं कि उनका एयर अपेरेंट जो है वो हमजा है, जैसे बड़े मियाँ साहब चाहते हैं कि मरियम, तो शहबाज साहब की भी आंखें अपने नूर पे है ना, तो नूरे नजर। हाँ, तो इसलिए ये चीज़ चलेगी। ठीक है। और मरियम को शहबाज साहब के साथ भी नेगोशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके लिए भी मलिक अहमद जो है वो एक अच्छा किरदार करेंगे। बिल्कुल ठीक। ही इज अ ब्रिज बिटवीन मरियम एंड शहबाज, बिटवीन मरियम एंड द तो आप सिलेक्शन को दाद दे रहे हैं? जी, मैं दाद दे रहा हूं। हाँ, समझदारी से अभी तक के फैसले मरियम नवाज साहिबा ने किए हैं। कल का इजलास भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। नवाज साहिबा ने नहीं फैसला किया, ये बड़े मियां साहब ने फैसला किया। चले, ठीक है। हमें तो देखिए, मरियम की एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वो लोग दिए जा रहे हैं जिनका एक्सपीरियंस है, ओके, जो के साथ रहेंगे उनको। अब देखिए, आज बड़े मियाँ साहब तो साथ नहीं आए ना, नहीं आए, तो इसहाक डार को उन्होंने भेजा कि देखिए, तो
कि भाई अब मेरी जगह अब इसहाक डार उनको एस्कॉर्ट करने आए हैं, वो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सारा कुछ, ठीक है ना। तो एक तसल्ली भी है, एक हाथ भी है, ठीक है, और एक थोड़ा सा दूर से है, ताकि वो ये ना समझे कि मुझे घुटन, मुझे चलने नहीं दे रहे, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये भी नहीं करना। तो ये बड़े मियाँ से बड़े केयरफुल हैं। जब भी वो मरियम से बात करते हैं बड़ी तरीके से बात करते हैं, और मरियम भी बड़ा एहतराम करती है। तो ये है, ये सारी फैमिली के अंदर ये एक सिस्टम है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े मियाँ साहब बड़ी गौर से देखेंगे पंजाब में क्या हो रहा है, और इस्लामाबाद में भी देखेंगे क्या हो रहा है, और वो जो भी उन्होंने कन्वे करना है शहबाज साहब को डायरेक्टली कन्वे करेंगे, और मरियम को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मलिक अहमद के ज़रिए भी कर सकते हैं, और डार साहब के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे चैनल्स हमने एक्सप्लोर कर लिए, मुमकिनात क्या हो सकते हैं। कल का इजलास भी इंटरेस्टिंग होगा। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उस पर थोड़ा आपका इनपुट हमें चाहिए होगा कि हमने देखा बैरिस्टर गौहर एक बड़ा मिलनसार, इंकिसार पसंद चेहरा बनकर सामने आया, सॉफ्ट वर्जन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उन्हें रिमूव करके बैरिस्टर अली ज़फ़र को सामने लाया गया है। और हमने देखा शेर अफजल मरवा साहब जो कि हार्ड लाइनर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके सेटिस्फैक्ट्री। कैसी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होती है फॉर इमरान खान साहब, और अली ज़फ़र कैसे मुख्तलिफ हैं बैरिस्टर गौहर से? खान साहब के लिए सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है कि कोई बंदा गरजे, लड़ाई करे, गाली गलोच करे थोड़ी बहुत, और कानून के ऊपर पूरा उसका वजन, उसका दस्तरस हो, कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, और ताकि क्योंकि बहुत से इश्यूज लीगल इश्यूज भी बनते हैं। बिल्कुल। अब ज़ाहिर है अली ज़फ़र साहब का बेहतर कंट्रोल है ओवर ऑल दीज थिंग्स। और लोगों का ये कहना है कि कंपेयर टू गौहर साहब, अली ज़फ़र विल बी हार्डर। गौहर साहब का ये एक इम्प्रेशन ये है कि बड़ा उनका सॉफ्ट डिमीनर रहा है, सॉफ्ट तरीके से उनकी गुफ्तगू रही है, बड़ी सीरियस किस्म की। और अली ज़फ़र थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करते हैं बात। मगर मैं समझता हूँ कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अली ज़फ़र भी क्योंकि वकील हैं तो उन्हें भी पता है कि किस तरीके से बात करनी है। वो भी नाप तोल के करते हैं, और बैरिस्टर गौहर भी नाप तोल के करते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई ख़ास नहीं था, मगर कुछ लोग होते हैं जो कि शक डालना, कोई कान के अंदर बातें करनी शुरू कर देते हैं खान साहब की। और मैं समझता हूँ कि गौहर साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि शायद इनके तल्लकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या इस किस्म की बात। क्योंकि इनसे अपॉइंट होने से पहले कुछ खबरें चल रही थी कि चिड़िया ने भी मुझे आके कुछ कहा था कि आपका, मैंने पूछा कौन है, कौन आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कौन आएगा, और कोई ऐसे लगता है कि दीर से कोई आएगा। अच्छा। तो मेरे तो जहन में भी नहीं था कि, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये दीर से हैं, ये नॉर्दर्न एरिया से हैं, या तो फिर जब ये हुआ तो मैंने कहा खटका, मैंने कहा अरे ये क्या चक्कर है। अच्छा, ये कहा जाता है इनके बारे में कि एस्टेब्लिशमेंट के अप्रूवल से ये आए थे। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, देखिए, तो वी डोंट नो, तो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। मगर ये बातें खान साहब कानों के कच्चे हैं, तो ऐसी बातें शायद पहुंची होंगी उनके साथ कि ये इतने सॉफ्ट हैं, हार्ड नहीं हैं इनको। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन्होंने जब इलेक्शन कराए थे ना इंटर पार्टी, जो कि उड़ा दिए हैं जी ईसीपी ने, खान साहब उससे भी बड़े मायूस है कि तुम्हें एक टेस्ट केस था, ये सही तरीके से करते तुमने ये भी एक मौका गवा दिया। ठीक। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो मेजर। और अब फिर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और इसमें अली ज़फ़र साहब ही हैं, और नाम भी आइन से शुरू होता है इनका। There you go. So another thing, अब जब ये मामला हो रहा है तो जो इनकी रिजर्व्ड सीट्स हैं, आपको पता है आज के पंजाब असेंबली के इजलास में भी यही बात हुई, और सिप्तान खान साहब ने ये कहा कि हम कब तक लटका सकते हैं इस सेशन को, इजलास को, अगर रिजर्व सीट्स नहीं एलोकेट की जाती। उस पर इलेक्शन कमीशन बैठा, लेकिन फैसला नहीं हुआ अभी तक। कहा जा रहा है लीगल विंग जो है वो ब्रीफ करेगा इलेक्शन कमीशन को, एंड देन कोई डिसीजन शायद जाके बाय मंडे हो। तो लेट, इतनी ताखीर क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुझे पता नहीं है ऑब्वियसली कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करेगी। मैं जब भी कोई इस किस्म की पेशन गोई करता हूँ तो वो पीटीआई वाले शुरू हो जाते हैं कि जी देखिए जी, सेठी को पता था, जैसे सजा के बारे में। हाँ, कि पहले से फैसले हुए हुए थे तो सेठी को पता था, आपका नाम ले लिया था। हाँ। अच्छा ठीक है, आई मीन, तो मगर ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं तो सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, फैक्ट्स को इकट्ठा करता हूँ, जोड़ता हूँ, और फिर जो मुझे लॉजिकली नज़र आता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर चिड़िया की खबर हो वो भी बता देता हूँ कि ये खबर के बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ, मगर ये खबर नहीं है, ये एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। फ़र्क है ना दोनों चीज़ों में।
दोनों बिल्कुल चीज़ों में ऐसा फ़र्क ही है। है, हाँ। तो अब ये है कि यहाँ खबर तो कोई नहीं, ना ही हो सकती है। इलेक्शन कमीशन और जुडिशल फैसलों के बारे में खबर नहीं होती, वहाँ एनालिसिस होता है। ठीक अब है। एनालिसिस मेरा ये है कि फैसला ये हुआ कहीं कि खान साहब को नहीं जीतने देना ये इलेक्शन। अच्छा ये खबर है, ये ये एनालिसिस है। नहीं, ये खबर कम एनालिसिस एनालिसिस है, एनालिसिस है ये। अब एक नया लफ्ज़ आपने coin नई कर लिया। टर्मिनोलॉजी है एनालिसिस। एनालिसिस। यस। अच्छा, तो एनालिसिस ये था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते जैसे पीटीआई चाहती थी तो फिर सिंबल भी मिल जाना था, हाँ फिर ये गिरफ्तारियां भी ना होती, फिर वो जो इल्ज़ाम लग रहे हैं प्री पोल रिगिंग के वो भी ना होते, फिर इतने लोगों, फिर ये इंडिपेंडेंस वाला मसला भी ना होता, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो अगर यहाँ तक मामला गया है हाँ। तो क्या अब उस मामले के ऊपर मिट्टी, उनके अंदर मिट्टी पानी है और इन्होंने उसे रिजर्व सीटा दे देनी है? मतलब खोता खूब ही पा देना आंखों सारा। तक कुछ पा देना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये खबर नहीं है, ये एनालिसिस है। एनालिसिस, ओके। अब एनालिसिस से ये है कि मुश्किल लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है इनको रिजर्व सीट्स दे दे। तो अब वो पूरा लीगल ओपिनियन का मतलब ये है कि जो आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो तैयारी की जा रही होगी अच्छा। कि ये नहीं है, मगर ये जाएगा मामला वहीं जहाँ मामले जाते हैं, कहाँ आप कोर्ट्स में। अच्छा कोर्ट्स की बात कर, हाई मुझे कोर्ट, लगा सुप्रीम हाँ। कोर्ट में जाएगा। अच्छा ठीक है ना, तो फिर वहाँ ये सारे फैसले होंगे और अली जफ़र साहब वहाँ भी एज पार्टी हेड भी और एज द टॉप लॉयर Okay. रिप्रेजेंटिंग खान साहब एंड द पीटीआई, फिर ये वहाँ ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे। मगर आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कानूनी तौर पे भी केस पीटीआई का बड़ा कमज़ोर है। अच्छा हाँ, और अगर आपने कानूनी तौर पे करना है और सियासी तौर पे नहीं करना, तो फिर ये कानूनी तौर पे वही फैसला आएगा या आ सकता है जैसे फैसला सिंबल पे हुआ था, वो ही यानी क्योंकि वो टेक्निकल फैसला था ना। टेक्निकल फैसला था, हाँ सियासी तौर पे तो वो फैसला किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है हाँ मगर कानूनी तौर पे वो सॉलिड था, जी प्योरली टेक्सचुअल बेसिस के ऊपर। तो टेक्सचुअल अगर यहाँ भी जाएंगे तो ये भी नहीं, इनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी। ओके ठीक है। अच्छा वैसे फैसल वाबडा साहब ने भी ऐसी प्रेडिक्शन किया, अब अच्छा। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करता है और फिर हम इलेक्शन के साथ आएंगे फिर और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राह अमल पे भी बात करेंगे। आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, स्पेशली मार्च का महीना, इसमें है सदारती इंतखाब, सेनेट इलेक्शन की भी बाज़ गश्त है और भी बहुत कुछ, बहुत से आपके सवाल सेठी साहब के सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा जैसे ही पीसीबी में ओहदों की बंदरबांट शुरू हुई, चेंजेस आई ना, तो हमारे इस शो को लेकर लोगों ने भरमार कर दी पीसीबी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अक्सर ऐसे सवाल आते थे और लोग आपसे मुतालिक जानना चाहते थे कि आप उधर क्यों नहीं गए। चले हमने इस सवाल को अक्सर सरफे नज़र किया, लेकिन जैसे ही पीएसएल स्टार्ट हुआ है एक बार फिर इन्फ्लक्स देखा गया है क्वेश्चंस का। अब ये अज़हर फ़ारूक साहब है, उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, वो आपको सुनवाती हूँ मैं जी। पीसीबी के हालिया इलेक्शन में जनाब को चेयरमैन पीसीबी नामजद नहीं किया गया और मोहसिन नकवी साहब बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मंतखब हुए। हालांकि आपकी पीएसएल लाने में और पाकिस्तान की क्रिकेट को बहाल करने में बहुत बड़ा अहम किरदार है। क्या आप इस चीज़ को लेके थोड़ा सा नाला हैं या नाराज़ हैं? बताएं आप खफा एक्चुअली इस किस्म के बहुत से सवाल आए हुए हैं जी। आपने सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया है। जी एक सेलेक्ट किया, बाकी सबको हमने जाहिर है वो अब इतने टाइम नहीं है कि मैं सारे आपको इसी समझ- किस्म के हैं इसी किस्म के कि क्या बात है आप बाहर बैठे हुए जी। हैं और ये लोग और आप बात भी नहीं करते, और बात भी नहीं सवाल के जवाब भी नहीं देते। हाँ अच्छा, बात ये सही है कि जब रमीज़ राजा साहब चेयरमैन थे तो उस वक़्त भी मैंने किसी किस्म की कमेंट्री उनकी कारकर्दगी पे नहीं की। जी बहुत लोग मेरे से नाराज़ थे, मीडिया वाले जी, इंटरव्यू रिक्वेस्ट किए गए थे बड़े आपसे, किए आपने कि नहीं आप दिए हमें बताएं आपका क्या जी। ख्याल है। क्योंकि एक ट्रेडिशन रही है कि जब भी कोई नया चेयरमैन आता है या नई मैनेजमेंट आती है तो सारा मीडिया एक्स चेयरमैन के पास भागता है जी। कि आप तनकीद करें, क्योंकि मीडिया को तनकीद चाहिए ना, फ्यूल चाहिए हाँ, कुछ उनको तो चाहिए कोई गाली दे जो नए बंदे आए हों, कंट्रोवर्शियल बनाने हाँ, के लिए। तो वो हर चेयरमैन बोलता था। जी तो जब मैं भी था जब आप PCB आए में, तो तब वो तो बोले। फिर भी ये काम चलता रहा। जी। किसी वक्त तौकीर ज़िया साहब को निकाल के ले आते थे, किसी वक्त खालिद महमूद साहब को ले आते थे, एंड किसी वक्त ज़का अशरफ साहब को ले आते थे। तो मैंने ये भुगता सारा। मगर जब मैं बाहर बैठा था और एहसान मानी साहब
को चेयरमैन मैं रिज़ाइन करके आया और 2018 में जब इमरान खान साहब आए मैंने कहा मैं नहीं रहना चाहूँगा क्योंकि ये उनका हक है एज़ प्राइम मिनिस्टर कि वो किसी को नॉमिनेट करे एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने फिर एहसान मानी साहब को नॉमिनेट किया। वो 3 साल के करीब वो रहे और मैंने किसी स्टेज पे भी उनकी तनकीद नहीं की, कोई उनके ख़िलाफ़ इंटरव्यू नहीं दी। हालांकि मुझे बड़े सख्त एतराज़ थे उनके स्टाइल के ऊपर, उन्होंने जो इक़दाम किए, उन्होंने जिस लोगों को हायर किया और जिस तरीके की पॉलिसीज़ की, मगर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने इसलिए नहीं कहा कि लोग ये कहेंगे कि खट्टे अंगूर, हाँ आप बाहर हैं तो इसलिए बिल्कुल अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। ठीक तो है। मैंने कहा ठीक है रहने दें, अब मीडिया अपना खुद एहतसाब कर ले, मीडिया को कहने की परफॉर्मेंस देख ले। तो मैंने नहीं किया। रमीज़ राजा साहब आए, सबसे पहले मैंने उनको मुबारक दी वाया व्हाट्सएप, और बाय द वे जब एहसान मानी साहब आए तो वो भी सबसे पहला काम उन्होंने किया वो मुझे मिलने आए कि मुझे बताएं क्या है क्या नहीं, और मैंने पूरी ब्रीफिंग दी उनको। उसके बाद उनको खान साहब के इंस्ट्रक्शंस आए कि सेठी को काटो और इसके ऊपर केसेस करो और ये करो और वो करो। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। तो फिर मानी साहब दूर हो गए और उन्होंने जो कर मेरे खिलाफ कर सकते थे उन्होंने किया। ओके। अच्छा, अब रमीज़ राजा साहब को भी मेरा ख्याल है मैसेज मिल गया खान साहब से कि तू है ना यारी दोस्ती कर सेठी ना, तो वो भी दूर हो गए। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैं भी चुप करके बैठा रहा। अब जब गवर्नमेंट तब्दील हुई जी। तो इशू ये नहीं था कि चेयरमैन कौन बनेगा, इशू ये था कि किस किस्म की कौन सी आइन प्रिवेल करेगी। ओके। जब हम आए थे तो उस वक्त 2014 की आइन लेके आए थे। एक मखसूस आइन थी जो कि ICC से एक्सेप्ट करवाई गई थी, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर रीजन्स और डिपार्टमेंट्स थे। इमरान खान साहब आए तो उन्होंने नई आइन लेके आए 2019 में। अच्छा। उन्होंने पुरानी आइन की छुट्टी करा दी और एक नई आइन लेके आए जिसके तहत उन्होंने PCB को चलाने की कोशिश की। ओके। उसके अंदर जहां हम 16 डोमेस्टिक टीम्स के साथ खेलते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उन्होंने 6 टीमें कर दी। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम को फॉलो किया जाए। अब ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है वो 30-35 मिलियन है, 40 मिलियन होगी, हम 250 मिलियन के करीब पहुंच रहे हैं, तो वो नहीं चलता यहाँ। ओके। और फिर वो जो वहाँ का जो बोर्ड है वो प्राइवेट सेक्टर में बोर्ड है, ये पब्लिक से, ये गवर्नमेंट का बोर्ड है ये, तो इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो वो गलत था वो आइन लाना, मगर खान साहब किसी की बात सुनते नहीं हैं। और मेरा ख्याल है एहसान मानी साहब ने और रमीज़ राजा साहब ने भी उनको मनाने की कोशिश नहीं की। मेरी खबर ये है कि मानी साहब ने शुरू में उनको समझाने की कोशिश की तो उनको शट अप कॉल मिल गई थी। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही चलाओ। तो वो नहीं चली। तो इशू उस वक्त ये नहीं था चेयरमैन कौन है, उस वक्त इशू ये था कि आइन कौन सा चल रहा है और डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर कैसे चलेगा। अच्छा, और बोर्ड कैसे बनेगा। ओके। लीगल। जब नई गवर्नमेंट आ गई और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब बने, जी प्राइम मिनिस्टर बने 22 में, और तो उस वक्त क्या हुआ कि फैसला ये हुआ कि हम 2014 की आइन वापस लाना चाह रहे हैं, और क्योंकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर चल नहीं रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सबने रिपोर्ट किया था और एनालिसिस भी। शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहला काम ये किया कि एक नोटिफिकेशन इशू किया कि डिपार्टमेंट क्रिकेट रिस्टोर हो गई है, क्योंकि खान साहब ने बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था डिपार्टमेंट्स ख़त्म, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी अब 6 टीमें बनानी थी। हम बनाते थे 8 फर्स्ट क्लास और फिर 8 सेकंड क्लास एंड सो ऑन, तो डिपार्टमेंट्स ख़त्म कर दी थी। इन्होंने सबसे पहले डिपार्टमेंट्स को रिवाइव किया। जब डिपार्टमेंट्स रिवाइव हो गई तो अगला कदम ये था कि 2014 की आइन को वापस लाया जाए। जब उसको वापस लाने की बात आई तो जाहिर है कि वो लोग जो कि 2019 की आइन चला रहे थे, उन्होंने तो 2014 की आइन को नहीं चलाना था, और 2014 की आइन सिर्फ मैंने ही चलाई थी। और कुछ लोगों का कहना है कि अच्छी कारकर्दगी थी, ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि आप जाएं और 2014 की आइन जो अब आ गई है वापस, उसको बहाल करें, उसके ज़रिए इलेक्शंस करवाएं। अच्छा। और फिर PCB चलाएं। ठीक है। तो मैं आ गया, मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, चलते हैं, करते हैं। तो हमने फिर सारी डिस्ट्रिक्ट्स, क्लब्स, ये सारे इलेक्शंस करवाए, कोई 100 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स थी, रीजन्स करवाए, उसके इलेक्शंस करवाए, फिर उसके सारे रीजन्स के इलेक्शंस करवाए, और 4 महीने गुजर गए ये इलेक्शंस करवाते करवाते। और उसमें भी कुछ ताख़ीर की गई। IPC मिनिस्ट्री ने एक इलेक्शन कमीशनर लगाना था, वो 2 महीने लगा दिए, और 2 महीने हम चुप करके बैठे रहे कि भाई हमें लगाओ लगाओ लगाओ, इन्होंने लगाया नहीं। फिर 2 महीने के हमने पूरा काम करने की कोशिश की, वो पूरा काम नहीं हुआ। अच्छा। तो इन्होंने कहा जी 2 महीने की एक्सटेंशन और आपको दे देते हैं। अच्छा। हमने पूरा काम कर लिया। जब 2 महीने की एक्सटेंशन मिली, हमने सारा कुछ तैयार कर लिया और मैंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी बना दिया, जो कि आइन के तहत करना था। उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू हो गया कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जी IPC मिनिस्ट्री हमारी है, तो इसलिए हमारा चेयरमैन होगा। और उन्होंने धमकी दी शहबाज शरीफ साहब को
कि अगर आप हमारा चेयरमैन नहीं देंगे, हमारा हक बनता है नॉमिनेट करने का, तो फिर हम तावन नहीं करेंगे। बजट आगे आ रहा था, अच्छा, तो वो बजट की वजह से फिर इन्होंने मुझे बुला के कहा कि जी वो ये कह रहे हैं ओके, कि हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सेठी साहब हम क्या करें। तो मुझे समझ आ गई शर्मिंदा है। मैंने कहा जी आप बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट को बचाएं, बजट करें, मैं नहीं, नॉट You आप कर step दें down, उनको, हाँ। आप ज़का अशरफ साहब को बना दें। जी। जरदारी साहब इंसिस्ट कर रहे हैं। अब ये तो उन्होंने ज़का अशरफ को बना दिया। अब ज़का अशरफ साहब 6-7 महीने रहे, उनकी कारकर्दगी ज़ीरो थी, आवाम उनके खिलाफ हो चुकी थी, जी। टीम हारना शुरू हो गई और बहुत से करप्शन के चार्जेस लगने शुरू हो गए। जी, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी प्रेशर आना शुरू हो गया कि यार कुछ करो, ये तो गड़बड़ हो रही है। क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिंगिंग बैड नेम टू इट। अब आइए बात, तो उस सूरत में फिर उन्होंने कहा जी कि ज़का की छुट्टी कराई जाए। जी, तो उस सूरत में फिर अब किसको लाया जाए। तो अब मैं आपको ये सारी कहानी बता रहा हूँ पहली दफ़ा। इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या रहा है इसमें, अब मैं ये बात तरीके से करूँगा, तो प्लीज़ हेयर मी आउट और इसको काटिएगा मत। ओके, जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई अप्रैल में 2022 में, जी, तो वो तो उसी वक्त तैयार थे। जैसे ही उन्होंने डिपार्टमेंट्स को रिस्टोर किया, वो मुझे वापस लाना चाह रहे थे। अच्छा, उस वक्त उनको जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं अभी रहने दें, अभी रमीज़ राजा को थोड़ी देर के लिए रहने दें। अच्छा, सीधी सी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मदाखलत आई, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा, जनरल बाजवा ने, कि अभी ठहर जाए। शहबाज साहब ने मुझे कहा कि वो जनरल बाजवा कह रहे हैं अभी ठहर जाए। मैंने कहा ठीक है ठहर जाए, जाहिर है उनको तो नहीं ना कर सकते ना, ऐसा ही है। शहबाज साहब तो नहीं कर सकते। सारा बंदोबस्त उन्होंने किया तो उसके बाद फिर महीना गुजरा तो मुझे फिर कहा गया कि अभी भी वो कह रहे हैं अभी भी ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए, मुझे ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए। जनरल बाजवा ने मुझे नहीं बनने दिया। जनरल बाजवा ने रमीज़ को सपोर्ट किया। अब क्यों रमीज़ को सपोर्ट किया ये वो बेहतर जानते हैं, उसका क्रिकेट के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था। हालांकि मेरे तल्लुकात जनरल बाजवा के साथ ज़ाती तौर पे भी ठीक थे, कोई मेरा इशू नहीं था जनरल बाजवा के साथ। और इनफैक्ट जब हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे मेरे दौर में, तो जनरल बाजवा ने मुझे और सारी टीम को GHQ बुलाया था, दावत जी, दी थी, बिल्कुल, वो और सारा मैं लेके गया record था का अपनी हिस्सा। टीम को, और वहाँ उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। और मुझे एक ख़त भी है मेरे पास जनरल बाजवा की तरफ से कि आपने जो कारकर्दगी की है टीम के लिए किया है, बड़ी आपको ये हो वो हो, बहुत ज़बरदस्त प्रेज़ का ख़त है मेरे पास। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ज़ाती तो नहीं था, मगर मेरा ख्याल है कोई ऐसी इस किस्म की सिफारिश आई उनके पास कहीं से कि वो शायद ना नहीं कर सके, ओके, तो इसलिए उन्होंने फिर रमीज़ को सपोर्ट किया। जब जनरल बाजवा जिस दिन चले गए घर, तो उस दिन फिर मामला फिर खड़ा हो गया। फिर शहबाज साहब ने कहा कि चलो अब जनरल बाजवा का मसला नहीं है, तो आप सेठी साहब को लगा देते हैं। तो फिर मुझे लगाया गया। और जब ये आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा कि नहीं जी नहीं, मुझे ये मेरा हक है, तो उस वक्त भी उनकी बात मानी गई। जी, और अब मोहसिन नकवी साहब बने हैं। और बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा कि अब मोहसिन नकवी साहब की सिफारिश कहाँ से आई है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अच्छा, इससे मुझे ऐसे लगता है जैसे जो चेयरमैन पीसीबी होता है ना, वो भी सिविल चेयरमैन पीसीबी और मिलिट्री चेयरमैन पीसीबी होता है, ऐसे ही नहीं, है? मेरे वक्त ऐसे नहीं था। सिविल मिलिट्री इशू नहीं था। ये मेरा ख्याल है रमीज़ राजा साहब के वक्त शुरू के हुआ बाद से शुरू हुआ, और अब भी शायद ऐसे उन्होंने ही। कहा इधर भी आ जाए हम। अच्छा, एक और चीज़ जाते By the way, जाते, let me tell you ओके, कि मैं ज़ाती तौर पे ज़का अशरफ साहब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ था, मैंने उसका जिक्र नहीं किया जी। कभी। आज पहली दफ़ा ये मैं मोहसिन वो नकवी भी बहुत साहब- ज़्यादा सवालों। मोहसिन नकवी साहब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं। उन्होंने इनवाइट किया आपको PSL? मोहसिन नकवी साहब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं। उन्होंने पंजाब की हुकूमत बड़ी अच्छी चलाई है, और मेरी पूरी उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब PCB को भी अच्छा चलाएंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है उन पे ऊपर, ये मैं आपको बता दूँ, अच्छा, नो इशू। You और wish याद him good रहे luck. कि मेरी ज़ाती दोस्ती भी है उनसे, हाँ, तो इनविटेशन तो आया क्योंकि होगा आपको। चैनल 24 के लिए मैंने उनके साथ काम किया है। जी, तो बिल्कुल। इसलिए मेरी अच्छी दोस्ती है, और आप मेरे तल्लुकात ख़राब करने की कोशिश ना करें। आपने जवाब ना दे के मुझे जवाब दे दिया है। थैंक यू सो मच सेठी साहब। और कुछ मज़ीद जानना चाहें ऐसा ही तो इस नंबर पे अपने सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।